हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने काव्य लक्षण के बारे में देखा कि काव्य के कौन कौन से लक्षण होने चाहिए। तो हमने देखा कि उसके अंदर अच्छे शब्द होने चाहिए, अच्छा उसका अर्थ निकलना चाहिए, उसे हमें एक आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, किसी उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। इस प्रकार जो काव्य के है वो लक्षण होते हैं, जो हमने पिछली क्लास के अंदर अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप जाकर उसको अच्छे से देख सकते हो। आज इस क्लास के अंदर हम देखेंगे काव्य हेतु, जो हमारे एक फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है उसके अंदर दे रखा है काव्य हेतु। और हम यहाँ पर संपूर्ण जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है जो हमारे हिंदी से संबंधित है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने पहले हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर गद्य विधाएं, उसके बाद में हमारा जो काव्य शास्त्र में जो अलंकार, छंद, दोहा ये थे वो हमने किए। उसके बाद में हम पाश्चात्य जो काव्य शास्त्र के अंदर जो हमारे दे रखा है ये अलग से, तो इसको हमने लक्षणों के बारे में देख लिया है। अब काव्य हेतु, इसके बाद काव्य प्रयोजन देखेंगे। तो आज हम देखेंगे काव्य हेतु क्या होता है। तो काव्य हेतु का मोटा जो रूप माने तो वो होता है कारण, यानी काव्य का कारण क्या है, काव्य जो रचना करते हैं उसका कारण क्या है, ये हम देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन, कोई डाउट लगता है, कोई चीज आपको गलत नजर आती है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, जिसमें सुधार किया जाएगा। अब देखिए, बात करें हम काव्य हेतु की। तो काव्य हेतु यानी काव्य के कारण, यानी काव्य किस प्रकार पैदा होता है, क्या कारण है काव्य। तो विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी और उन परिभाषाओं के आधार पर हमारे सामने 3 पॉइंट निकल कर आते, उसकी चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं। एक होता है प्रतिभा, दूसरा होता है व्युत्पत्ति, एक प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति, और तीसरा होता है अभ्यास। यानी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें बताई है, परंतु मुख्य रूप से जब लास्ट निर्णय पर हम पहुंचते हैं तो ये 3 चीजें आवश्यक होती है हमारे को काव्य को पैदा करने के लिए। काव्य है जो हमारे सामने आता है उसके लिए पहला है प्रतिभा। प्रतिभा का मतलब होता है कि जो काव्य करने वाला जो कवि होता है या कोई भी पर्टिकुलर जो व्यक्ति होता है उसके अंदर प्रतिभा होती है। हम देखते हैं कि जैसे किसी में नाचने की होती है, किसी में गाने की होती है, किसी में चित्रकारी की होती है, तो अलग अलग प्रतिभा होती है। उसी प्रकार ये मानते हैं कि ये जो गॉड गिफ्ट है, भगवान की देन होती है कि उसके अंदर प्रतिभा होती है और वो काव्य करने लग जाता है। पहला जो और मुख्य ये है। इसके बाद में आता है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का मतलब होता है उत्पन्न होती है। उत्पन्न कैसे होती है कि जैसे हम किसी अच्छे विद्वानों की जो कविताएं पढ़ते हैं, अच्छे विद्वानों का जो काव्य पढ़ते हैं और उन काव्य को देखकर हमारे मन में भी एक जागृति आती है, एक उत्साह होती है कि हम भी काव्य रचना करें, तो ये होता है व्युत्पत्ति। फिर होता है अभ्यास। अभ्यास का मतलब होता है अगर प्रतिभा भी नहीं है हमारे में और व्युत्पत्ति भी नहीं है तो फिर भी हम अभ्यास करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, तो हम भी एक अच्छा काव्य है वो रचना कर सकते, अच्छे काव्य को रच सकते हैं। तो अभ्यास, जिस प्रकार मैंने कई बार आपको बताया, करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात के शील पे पड़त निशान। तो उसी प्रकार होता है कि जब बार बार हम अभ्यास करते हैं तो उससे भी हम काव्य की रचना कर सकते हैं, उसमें हम पारंगत हो सकते हैं। तो ये 3 चीजें हैं जो महत्वपूर्ण और मुख्य है। एक होता प्रतिभा, एक होता व्युत्पत्ति और एक होता अभ्यास। अब अलग अलग विद्वानों ने इनके अलग अलग नाम दिए। किसी ने प्रतिभा को शक्ति कहा है, किसी ने व्युत्पत्ति को निपुणता कहा है, तो वो अलग अलग जो नाम दिए वो हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि ये तो है समझने वाली चीजें। अब एग्जाम में हमसे क्वेश्चन किस प्रकार के पूछेंगे वो हम यहाँ पर वो परिभाषाएं देखेंगे, अलग अलग विद्वानों ने क्या कहा है। तो मैं एक बार इसको इरेज करता हूं। देखिए, काव्य की उत्पत्ति का कारण, ठीक है। तो काव्य हेतु का मतलब कारण होता है, तो काव्य की उत्पत्ति का क्या कारण है, तो हमने बता दिए 3 कारण है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। बाबू गुलाब राय ने क्या कहा, हेतु का मतलब उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक हो। हेतु का मतलब बाबू गुलाब राय ने परिभाषा दी है कि हेतु का मतलब है कि वो साधन जो एक कवि है उस कवि को एक काव्य रचना करने के लिए जरूरी होते हैं, उनके बिना वो काव्य रचित नहीं कर सकता। भारतीय काव्य शास्त्र में विद्वानों ने काव्य हेतु के 3 भेद बताए।
3 भेद बताए हैं जो भारतीय हमारा काव्य शास्त्र है उसके अंदर। बात करते प्रतिभा, जो सर्व प्रमुख काव्य हेतु यानी प्रतिभा तो होनी ही चाहिए, पर ऐसा भी नहीं है कि जिसके अंदर प्रतिभा है वो, जैसे मान लिया एक विद्यार्थी, हम कल्पना करें या एक हकीकत ही है कि एक विद्यार्थी होता है जो शुरुआत में, जैसे मान लिया हमने देखा कि जो 10वीं तक विद्यार्थी है वो एक नॉर्मल नंबर से पास हो रहा है, नॉर्मल नंबरों से पास हो रहा है, फिर आगे जो कंपटीशन एग्जाम आ रहा है उस कंपटीशन एग्जाम के अंदर वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और वो मेरिट में आ जाता है, मेरिट में आ जाता है, क्योंकि वहां पर पता नहीं उसको कैसा माहौल मिला, कैसी परिस्थितियां थी, उसको समझ में नहीं आया, पर वो कंपटीशन एग्जाम में मेरिट में आ जाता है। और कई बार ऐसा होता है जो 10वीं 12वीं में जो मेरिट में आने वाले विद्यार्थी होते हैं वो कंपटीशन एग्जाम में आकर फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वह प्रतिभा वो शुरुआत से जैसे वो होशियार था, ऐसा हमने देखा है कि हमारे साथ में भी कुछ दोस्त ऐसे थे जो 10वीं 12वीं में इंटेलिजेंट थे, होशियार थे, और वो आज वो कंपटीशन एग्जाम में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। तो जरूरी नहीं है कि वो उस क्षेत्र में जैसे हो, तो यही भी कह रहा है कि जो प्रतिभा है, तो प्रतिभा महत्वपूर्ण है, सर्व प्रमुख है काव्य हेतु के लिए, परंतु पूरी रूप से नहीं है, उसमें व्युत्पत्ति भी शामिल है, अभ्यास भी शामिल है, यानी तीनों चीजें मिलाकर एक महत्वपूर्ण प्रतिभा है, प्रतिभा उसके अंदर होनी चाहिए, परंतु प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास तीनों चीजें जरूरी है। इसके अंदर जैसे प्रतिभा है और वो अभ्यास नहीं कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो सीधे पहली बार में ही एक अच्छा साहित्य लिख सके, अच्छा काव्य की रचना कर सके, उसको अभ्यास भी करना होता है। व्युत्पत्ति का मतलब है अन्य जो विद्वान है उनकी जो साहित्य लिखा गया, उनका काव्य लिखा गया, उसका अध्ययन भी करना होता है, उससे उसके अंदर एक नई पैदा होती है, नई चीजें, समझ में आ रहा है? तो तीनों चीजें महत्वपूर्ण है, एक काव्य रचना करने के लिए हमारे को ये तीनों चीजें हैं वो जरूरी होती है, तीनों का महत्वपूर्ण स्थान है। पर आपसे पूछे सर्व प्रमुख क्या है, तो वो प्रतिभा है, आंसर में आपको देना है वो प्रतिभा है। अब अलग अलग जो विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी वो देख लेते हैं। आचार्य जो भामह है, इन्होंने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार, ये ग्रंथ आप रख लेना, मैं बार बार हर जगह इसलिए लिख रहा हूं कि आपको अभ्यास होता रहे और आपको याद हो जाए। काव्य अलंकार में प्रतिभा को ही काव्य सर्जन का मूल आधार माना है। तो आचार्य भामह, आपसे पूछे आचार्य भामह ने काव्य जो है उसका मुख्य जो पैदा करने का जो आधार है वो क्या माना है, तो इन्होंने जो मुख्य आधार है वो प्रतिभा को माना है। कि कहने का मतलब व्युत्पत्ति की जरूरत नहीं है, अभ्यास की जरूरत नहीं है, जिसके अंदर प्रतिभा होती है वो काव्य की रचना कर सकता है, ये मानना आचार्य भामह का। ठीक है, तो आपको सिर्फ यही ऐसा भी पूछा जा सकता, केवल प्रतिभा को काव्य का हेतु मानने वाले विद्वान है तो वो हमारे कौन हो जाएंगे, आचार्य भामह हो जाएंगे। और इन्होंने ये जो एक जो श्लोक है वो है गुरु देशादेशु शास्त्र जड़ धीमो डेप्लम, यानी संस्कृत का है, काव्य तू जायते जातु कश्य चित्त प्रतिभावान। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि जो काव्य है वही रच सकता है जो प्रतिभावान है। इन्होंने ये भी लिखा ऊपर कि गुरु के जो उपदेश है वो शास्त्र ज्ञान करने में महत्वपूर्ण है, परंतु जो प्रतिभा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपको जो ये तो परिभाषा आपको याद रखनी है कि ऐसी परिभाषा देखकर आपसे पूछ ले कि ये परिभाषा किसने दी है। ठीक है, तो ऐसा संस्कृत में लिखा तो आपको इसको याद करना है। अब देखिए कस्य चित्त प्रतिभावान, तो यहां से आप इसको एक शब्द पकड़ लीजिए और ये याद कर लीजिए, पूरी परिभाषाएं आपको याद नहीं होगी क्योंकि एक ही परिभाषा नहीं है, तो आप ऐसा एक शब्द पकड़ लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। बाकी आपको यही ध्यान रखना है कि आचार्य भामह ने केवल प्रतिभा को ही काव्य जो रचना करने का मेन कारण माना है, तो प्रतिभा हो जाएगा। अब आगे देखिए आचार्य दंडी, आचार्य दंडी है उसका ग्रंथ है काव्यादर्श, आचार्य दंडी का ग्रंथ है काव्यादर्श। इन्होंने कहा है प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, अभ्यास और लोक व्यवहार। अब इसको मैंने यह बताया पासल, पासल एक शब्द मैंने लिख लिया, पासल का मतलब जैसे पैसे प्रतिभा हो जाएगा, ऐसे अभ्यास हो जाएगा, ऐसे हमारा शास्त्र ज्ञान हो जाएगा और एल से लोक व्यवहार हो जाएगा। ये मैंने एक छोटा सा लिख लिया, आपको याद करने में सुविधा हो, बाकी सीधे याद कर सकते हो तो सीधे आप याद कर सकते हो। अब देखिए हमने तीन मुख्य माना था, प्रतिभा, अभ्यास और एक हमने व्युत्पत्ति, तीन। इन्होंने क्या, आचार्य दंडी ने क्या कहा कि उसके अंदर प्रतिभा भी होना चाहिए, उसके अंदर अभ्यास तो है ही, ये दो तो यही हो गई,
दूसरी बात, इसको शास्त्रों का ज्ञान भी होना चाहिए। शास्त्रों का ज्ञान का वही व्युत्पत्ति की बात आ गई। व्युत्पत्ति कब? जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे तो हमारे में पैदा होगी। तो शास्त्रों का ज्ञान भी होना चाहिए। और लोक व्यवहार, इन लोग को साथ में किस प्रकार व्यवहार करे, लोक व्यवहार का भी उसको नॉलेज होना चाहिए। तो ये तीन चीजें इन्होंने मानी आचार्य दंडी ने, प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, अभ्यास और लोक व्यवहार। ये चार चीजें उसके अंदर होगी तो वो एक अच्छा काव्य रच सकता है, अच्छे काव्य की रचना कर सकता है। तो ये आप याद कर लें, पार्सल दंडी। ठीक है, पार्सल दंडी याद कर लोगे तो आपको प्रतिभा, अभ्यास, शास्त्र ज्ञान और लोक व्यवहार। नैसर्गिक च प्रतिभा श्रुत च बहु निर्मम, ये बात इन्होंने कही। आनंदास्यो वियोगो अस्य कारण काव्य संपदा, इन्होंने माना कि केवल अभ्यास से ही काव्य रचना में कोई कवि कुशल हो सकता है। यानी बाद में इन्होंने ये बातें तो सारी बताई है कि प्रतिभा भी होनी चाहिए, शास्त्र ज्ञान भी होना चाहिए, अभ्यास भी होना चाहिए और लोक व्यवहार भी होना चाहिए। उसके अलावा अगर वो अभ्यास करे, बार बार अभ्यास करे, तो भी वो, जो मैंने आपको बताया, जो कमजोर विद्यार्थी होते हैं अगर बार बार पढ़े, बार बार अभ्यास करे तो वो भी कुशल एक अच्छे ज्ञान में तब्दील हो सकते। तो यही बात इन्होंने कही है कि अकेला है वो, अगर प्रतिभावान नहीं है, फिर भी अगर वो अभ्यास कर रहा है तो अभ्यास करने से भी एक वो कुशल कवि बन सकता है। आगे देखो, आचार्य वामन है, उनका ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्रवर्ती। आचार्य वामन का ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार सूत्रवर्ती। इन्होंने क्या कहा है कि लोक व्यवहार, विद्या और प्रकीर्णन, यानी ये तीन चीजें इन्होंने बताई है कि उसके अंदर लोक व्यवहार होना चाहिए, विद्या होनी चाहिए, उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए और प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब ऐसे विस्तृत होता है, विस्तृत, ठीक है, या फैला हुआ। तो ये कह रहा है कि उसके अंदर लोक व्यवहार भी होना चाहिए, उसमें विद्या भी होना चाहिए और वो जिसके उसका फैला हुआ एक ज्ञान है वो सीमित ना होना चाहिए। ठीक है, वो एक अच्छे काव्य की स्थापना कर सकता है। कवित्व बीजम प्रतिभावान कवित्व से बीजम, यानी ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखनी है क्योंकि ये परिभाषा है वो आपसे पूछेंगे कि आचार्य वामन ने जो काव्य जो हेतु है उसके बारे में क्या कहा। तो ये जो कवि बीजम प्रतिभावान कवि से, तो आप ये बीजम नाम याद रख लीजिए, बस ये बीज तो बीजम ये नाम याद रख ले और इस वामन के साथ में अटैच इसको कर लीजिए। इन्होंने प्रतिभा को कवित्व का बीज स्वीकार किया, ये बात इसी के अंदर लिखी हुई है, जो ज्यादा समझाने वाली है नहीं। इन्होंने जो प्रतिभा उसको कवित्व का क्या माना है, बीज माना है, यानी प्रतिभा को मुख्य माना है। प्रतिभा ही है वो क्या है, मुख्य है, काव्य का बीज तत्व है। क्योंकि बीज से ही जैसे मान लिया एक पौधे का निर्माण होता है, तो ये कह रहा है कि उसके अंदर कुछ भी हो आगे, जैसे मान लिया लोक व्यवहार का है, विद्या का, प्रकीर्णन का, ये सारी बातें इन्होंने बताई। ये एग्जाम में आपसे पूछेंगे भाई आचार्य वामन ने काव्य हेतु के लिए क्या क्या जो बातें बताई, तो जैसे लोक व्यवहार है, विद्या है और प्रकीर्णन है, ये बातें बताइए। परंतु इन्हें मुख्य रूप से ये माना है कि उसके अंदर प्रतिभा तो होनी ही चाहिए। अभ्यासो ही कर्मेशु कौशलम भावति, यानी अभ्यास से आप जो अपना काव्य उसमें कुशल हो सकते हो। यानी इनका मानना है कि अभ्यास से ही कर्म में कुशलता प्राप्त की जा सकती है, यानी प्रतिभा तो उसके अंदर होनी चाहिए। यानी मुख्य रूप से हम माने, मोटा मोटी हम माने तो ये तीन ही चीजों के चारों ओर घूमते हैं सभी जो विद्वान है। कौन कौन से, जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, उसमें प्रतिभा होनी चाहिए, उसको अभ्यास करना चाहिए, उसमें व्युत्पत्ति से भी काव्य एक रचा जा सकता है। तो ये तीन चीजें इनको अलग अलग इन तरीके से बताया, अलग अलग तरीकों से इन्होंने समझाया है। बाकी चीजें वही तीन है, देखो इन्होंने बता दिया कि भाई जो प्रतिभा है वो तो मुख्य बीज है। दूसरी बात है कि वो अभ्यास कर्म से भी कुशल हो सकता है। तो ये तीन चीजें आपको मुख्य याद रखनी। आचार्य रुद्रट की बात करें तो इनका ग्रंथ है काव्य अलंकार। अब देखिए आचार्य भामह, आचार्य भामह उसका ग्रंथ का क्या नाम था, काव्य अलंकार। आचार्य भामह का ग्रंथ का क्या नाम था, काव्य अलंकार। और आचार्य रुद्रट के ग्रंथ का भी नाम है काव्य अलंकार। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आपके वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए काव्य अलंकार ग्रंथ के रचनाकार है और वहां पर भामह नाम ना दे और रुद्रट नाम आए तो आप कह दे कि क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन में आया ही नहीं है भामह। ठीक है, तो भामह उसका भी काव्य अलंकार है और रुद्रट का भी काव्य अलंकार है। तो अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने क्या माना है, शक्ति प्रतिभा, यानी जो प्रतिभा उसको इन्होंने शक्ति कहा है, प्रतिभा को इन्होंने क्या कहा है, शक्ति का, व्युत्पत्ति और अभ्यास, तीन ही चीजों को माना है इन्होंने। तो इसको ज्यादा समझने वाली बात है नहीं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ जो प्रतिभा, उस प्रतिभा का नाम इन्होंने शक्ति रखा है। तो शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास,
ये 3 है, ये रुद्रट ने कहा है। इन्होंने प्रतिभा के 2 रूप माने, एक है सहजा और एक होता है उत्पाद्या। 2 नाम आपसे पूछा जा सकता है। आचार्य रुद्रट है, इन्होंने प्रतिभा का क्या नाम दिया? तो शक्ति दिया। उन्होंने प्रतिभा के कितने रूप माने? 2 रूप माने, सहजा और उत्पाद्या। मम्मट है, उसके ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। इन्होंने शक्ति, निपुणता और अभ्यास, अब देखिए शक्ति है वो ऊपर हमने देखा है, किसने माना है भाई? दोनों को एक साथ रखते हैं। ये देखो, अब देखिए रुद्रट, इन्होंने भी प्रतिभा को शक्ति माना है, इन्होंने भी प्रतिभा को शक्ति माना है। और आचार्य मम्मट है, इन्होंने भी प्रतिभा का नाम क्या रखा है? शक्ति रखा है। व्युत्पत्ति का नाम इन्होंने निपुणता रखा है, और अभ्यास है वो अभ्यास है। चीज वही है, नाम इन्होंने अलग अलग दिए। तो आपसे पूछा जाएगा मम्मट के द्वारा माने गए काव्य हेतु है शक्ति, निपुणता, अभ्यास, एक नाम कोई दूसरा देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब वो जो नहीं है वो अलग छांटना। जैसे मान लिया मम्मट के द्वारा माने गए काव्य हेतु नहीं है, तो शक्ति, निपुणता, अभ्यास ये माने गए। तो ये भी पूछ ले, मम्मट ने है वो व्युत्पत्ति का क्या नाम दिया? तो निपुणता दिया। तो इस प्रकार आपको खुद से अलग अलग करके ऐसे बनाने पड़ेंगे क्वेश्चन। एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ना पड़ेगा कि एग्जामिनर आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है, किस प्रकार वो दिमाग लगा के क्वेश्चन बना सकता है। तो वो जितने भी बनते आपको ये तो याद ही है भाई, मम्मट है, उस मम्मट के ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। दूसरी बात है मम्मट ने काव्य हेतु है वो 3 बताए, शक्ति, निपुणता और अभ्यास, ये तो याद करने। दूसरी बात वहां से पूछ ले कि मम्मट ने प्रतिभा का क्या नाम दिया? शक्ति दिया। मम्मट ने व्युत्पत्ति का क्या नाम दिया? निपुणता दिया, ठीक है। शक्ति, निपुणता, लोकशास्त्र, काव्य सात, तो ये तो आपको परिभाषा है, और यहाँ पर ये अलग अलग मैंने बता दिए है। जयदेव है, उन्होंने माना है प्रतिभा, अभ्यास और श्रुत व्युत्पत्ति, यानी वही चीज है, प्रतिभा भी माना है, अभ्यास भी माना है, और जो व्युत्पत्ति उसका नाम इन्होंने श्रुत रखा है जयदेव ने। पंडित राज जगन्नाथ है, उन्होंने कहा है जो ग्रंथ है इनका रस गंगाधर, इन्होंने केवल प्रतिभा को ही काव्य हेतु माना है, इन्होंने केवल प्रतिभा को ही काव्य हेतु माना है। और भामे ने भी क्या कहा है? भामे ने भी यही कहा है कि केवल जो प्रतिभा है उससे एक अच्छा काव्य रचा जा सकता है। तो पंडित राज जगन्नाथ और भामे ने दोनों ने क्या? केवल प्रतिभा को ही काव्य हेतु माना। तस्य च कारण कविता केवल प्रतिभा, ठीक है। तो ये परिभाषा याद रखनी, ये परिभाषा देकर आपसे पूछ सकते हैं तस्य च कारणम कविता केवल प्रतिभा किस विद्वान ने कहा है? तो वहां पर पंडित राज जगन्नाथ नाम आए, तो ये आपको करना है। आगे केशव मिश्र, प्रतिभा कारण तस्य व्युत्पत्ति विभूषणम, यानी प्रतिभा काव्य का कारण है तथा व्युत्पत्ति उसे विभूषित करती है, यानी जो प्रतिभा उस कार्य का कारण है, काव्य का कारण है कि प्रतिभा से काव्य है वो पैदा होता है, पर जो विभूषित यानी उसको श्रृंगारित करती है, उसको अच्छा बनाती है, वो क्या है? वो व्युत्पत्ति है। यानी प्रतिभा का मतलब तो ये हुआ कि उसके अंदर काव्य करने की एक ललक पैदा हो गई, वो काव्य कर सकता है। और व्युत्पत्ति वो है वो जितना ज्यादा अलग अलग साहित्य पढ़ेगा अलग अलग विद्वानों की, तो उसके अंदर एक अलंकार की तरह वो विभूषित होगा, वो अच्छी एक रचना कर सकता है। आगे नाम आया हेमचंद्र, हेमचंद्र उसके ग्रंथ का नाम है शब्दानुशासन, शब्दानुशासन शब्द का अनुशासन। प्रतिभा से हेतु प्रतिभा नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा, यानी इन्होंने प्रतिभा को काव्य का हेतु कहा तथा नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा को प्रतिभा कहा। यानी मुख्य रूप से इन्होंने भी प्रतिभा को ही माना है कि प्रतिभा है वही एक काव्य का हेतु है, और नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा है। आगे देखिए राजशेखर, राजशेखर ने कहा प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेत्य श्रेष्ठो इति, यानी प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों समवेत साथ में रूप में काव्य के श्रेष्ठकर हेतु है। यानी प्रतिभा भी जरूरी है और व्युत्पत्ति भी जरूरी है। प्रतिभा उसके अंदर पहले से पैदा है और व्युत्पत्ति वो अलग अलग साहित्य पढ़कर उसके अंदर पैदा कर सकता है, ये राजशेखर का मानना है। प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेत श्रेष्ठो इति, यानी समवेत यानी दोनों को, प्रतिभा को और व्युत्पत्ति को दोनों को माना राजशेखर ने। ठीक, अब इसको याद करना पड़ेगा, अलग अलग हिसाब से कंफ्यूजन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि सिर्फ प्रतिभा
अभ्यास और व्युत्पत्ति, तीन ही चीजें। परंतु जब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है तो आपको ये पता नहीं चलता है कि इन्होंने क्या माना है। जैसे राजशेखर के बारे में पूछा तो राजशेखर के बारे में सिर्फ इन्होंने प्रतिभा और व्युत्पत्ति को दोनों को साथ में रखकर माना कि दो चीजें जरूरी है काव्य को रचने के लिए। अब भामे के बारे में आ जाए, भामे ने क्या माना है, तो उन्होंने सिर्फ केवल प्रतिभा को माना। तो अलग अलग को अलग अलग आपको याद करना पड़ेगा। देखने में सरल लगता है पर जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वहां पर ये सरल नहीं होता, वहां पर कंफ्यूजन पैदा होता है और फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसको अलग अलग अच्छे से याद करना है आपको। बाकी ज्यादा इसमें कोई समझाने वाली वो चीजें है नहीं, आपको रटना पड़ेगा। समझाने वाली वही चीजें कि काव्य की जो हम रचना करते हैं तो उसके लिए जो कारण है मुख्य रूप से तीन ही है कि अभ्यास द्वारा कर सकते हैं, व्युत्पत्ति द्वारा होता है और अभ्यास द्वारा होता है। अब अलग अलग विद्वानों ने जो दी है परिभाषा उसको आपको रटना पड़ेगा, चाहे यहाँ पर आप कितने अच्छी तरीके से समझ लो, परंतु जब तक आप इसको याद नहीं करोगे, रट के नहीं जाओगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। बाकी इसमें जो मेन जो समझाने वाली चीज थी वो काव्य का जो हेतु क्या है, भाई काव्य हेतु होता क्या, वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। इन्होंने प्रतिभा के दो रूप स्वीकार किए, एक होता कार्यत्री और एक होता भावित्री। व्युत्पत्ति का अर्थ है बहुगता या प्रगाढ़ पांडित्य, ये राजशेखर ने कहा है। व्युत्पत्ति का अर्थ है बहुगता या प्रगाढ़ पांडित्य, ये राजशेखर ने कहा। और पांडित्य का मतलब है कि जो पंडित क्या होता है, जो शास्त्रों का जो नॉलेज रखता है, जिसको शास्त्र ज्ञान होता है वही पंडित होता है। तो ये कह रहा है कि जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे, जितना ज्यादा हम रचनाओं को पढ़ेंगे, जितना ज्यादा काव्य हम पढ़ेंगे, जितना ज्यादा साहित्य हम पढ़ेंगे तो हम उसमें प्रगाढ़ हो जाएंगे, उसमें हमारे को पांडित्य हासिल हो जाएगी, ये राजशेखर का मानना है। उचितानुचित विवेको व्युत्पत्ति, यानी उचित और अनुचित का जो विवेक है, उचित और अनुचित का जो विवेक है वही व्युत्पत्ति है। वही क्या है, व्युत्पत्ति है। निरंतर प्रयास करते रहना ही अभ्यास है, राजशेखर। तो देखिए इन्होंने व्युत्पत्ति के बारे में बता दिया कि बहुगता या प्रगाढ़ता पांडित्य, राजशेखर ने कहा। दूसरी बात, उचित और अनुचित का जो विवेक है वही व्युत्पत्ति है। हमारे को जो उचित और अनुचित का जो नॉलेज हो वही व्युत्पत्ति है। दूसरी बात इन्होंने कहा निरंतर प्रयास करते रहना ये अभ्यास है, तो ये नॉर्मल सी बात है, ये भी राजशेखर ने कही। तो ये तीनों आपको अच्छे से याद रखना। आपसे पूछ ले बहुगता या प्रगाढ़ पांडित्य है ये किसने कहा है, तो राजशेखर ने कहा। उचितानुचित विवेको व्युत्पत्ति ये किसने कहा, तो ये भी राजशेखर ने कहा। निरंतर प्रयास करते रहना ये अभ्यास है, ये किसने कहा, तो ये भी राजशेखर ने कहा है। तो ये जो काव्य जो हमारा हेतु था, काव्य हेतु के जितने विद्वानों ने अलग अलग जो परिभाषाएं दी और एग्जाम में जो अलग अलग विद्वानों के बारे में पूछा जाता है वो हमने अच्छे से देख लिया है। काव्य हेतु के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि काव्य हेतु होता क्या है। ठीक है, अब इसके बाद में हम काव्य प्रयोजन करेंगे। किसी भी प्रकार का आपको इसमें कोई डाउट कंफ्यूजन है तो भी आप मेरे को पूछ सकते हो। बाकी याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जितना जो एक आध जो मैंने ऊपर बताया आपको, जैसे वो पास ऐसा नाम बताया था, पास, ठीक है, प्रतिभा हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा, शास्त्र ज्ञान हो जाएगा, लोक व्यवहार हो जाएगा। तो ये कुछ जो थे वो मैंने शॉर्टकट बता दिए। बाकी आपको जैसा कर सकते हो, किसी भी तरीके से आपको याद खुद को ही करना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम काव्य प्रयोजन के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।